So in this video we are going to talk about a particular symptom of a sulfur medicine. So in the first part of a sulfur medicine, we are talk about some basic information about the sulfur medicine, then its constitution, and also its sparofaction, pathophysiology, then their clinical symptoms, then their guiding symptoms, and lastly in this video we are going to talk about a particular symptom of a sulfur medicine, right? So if you don't watch the first part of this sulfur medicine, then please watch the first part, and then you can see the second part for the particular symptom of a sulfur medicine, right? Okay, so let's get started. ओके सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम पर्टिकुलर सिम्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा सल्फर मेडिसिन, राइट? सो फर्स्ट हम देखेंगे उसके मेंटल सिम्टम्स, लाइक कि उसका जो पेशेंट है वो मेंटली कैसा होगा। फर्स्ट हमने देखा था फिजिकल मेकअप ऑफ दिस मेडिसिन, जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कवर किया था, राइट? और अब हम देखेंगे उसका मेंटल सिम्टम या फिर तो उसका मेंटल मेकअप, राइट, कि पेशेंट इसका कैसा होता है। सो द पेशेंट विच A patient is a very forgetful and weakness of memory, especially for the names। मतलब कि जो पेशेंट होगा उसे लोगों के नाम याद नहीं रहेंगे, राइट? वो बहुत फॉरगॉटफुल होगा, लाइक कि वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाएगा जल्दी ही, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी, राइट? और पर्टिकुलरली स्पेशली फॉर द नेम्स, मतलब कि नाम जो है लोगों के नाम वो पेशेंट जल्दी भूल जाएगा। देन जो पेशेंट है वो सेल्फिश होगा एंड नो रिग्रेट फॉर अदर्स, मतलब कि अगर कोई इंसान उसके लिए कुछ करता है तो वो उसके लिए उसका रिगार्ड्स नहीं देगा उसको, राइट? मतलब कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सेल्फिश होगा, और ऊपर से अगर कोई इंसान उसके लिए अच्छा करता है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं बोलेगा, राइट? देन सेकेंड थिंग दैट फिलोसोफर। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सल्फर मेडिसिन में, कि सल्फर का जो पेशेंट होता है वो फिलोसोफर होता है, मतलब कि उसकी खुद की कुछ धारणाएं होती है, उसकी खुद की ही कुछ सोचें होती है, राइट? और वो उसी के ऊपर काम करता है या फिर तो उन चीज़ों को ही सच मान लेता है, राइट? सो इस तरीके से जो सल्फर का हमारा पेशेंट है वो फिलोसोफर होता है। देन सेकेंड थिंग टेंडेंसी। सो टेंडेंसी टू वीप, मतलब कि जो पेशेंट है वो जल्दी रो देगा, राइट? देन टिमिड होगा, देन फ्राइटेंड होगा, एंड सुसाइडल टेंडेंसी होगी, मतलब कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि एक तरीके से डिप्रेशन में होगा, राइट? सो जो पेशेंट है उसकी सुसाइडल टेंडेंसी रहेगी, जो कि मतलब कि जो पेशेंट है वो उसे कुछ भी मतलब कि थोड़ी सी भी सैडनेस होगी उसकी लाइफ में तो उसे लगेगा कि मैं सुसाइड कर लूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? सेकेंड थिंग दैट एवरीथिंग लुक्स प्रिटी विच पेशेंट टेक्स फैंटेसी टू, मतलब कि पेशेंट को जो चीज़ें अच्छी लगती है उसे वही चीज़ें प्रिटी लगती है, वही चीज़ें अच्छी लगती है। मतलब कि अगर आपने यहाँ आगे देखा होगा कि पेशेंट जो है वो फिलोसोफर है, सो उसकी खुद की ही कुछ धारणाएं है, राइट? सो अगर पेशेंट को लगता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ अच्छी है, राइट, उसने पहले से ही सोच रखा है कि एक पर्टिकुलर चीज़ अच्छी है, तभी वो उस चीज़ को देखेगा और कहेगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये चीज़ अच्छी है और वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे, राइट, इन द सेंस कि जो पेशेंट है वो फिलोसोफर है। सेकेंड थिंग कि उसे जो चीज़ अच्छी लगनी है वही लगेगी, हम कहेंगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड थिंग दैट थिंकिंग। सो पेशेंट जो है उसकी थिंकिंग कैसी रहेगी? थिंकिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट डिल्यूजन एंड इमिसेंटली वेल्दी, मतलब कि जो पेशेंट है उसकी थिंकिंग बहुत अजीब तरह की होगी, राइट? जैसे आपने आगे देखा कि फिलोसोफर है, ये एक चीज़ को आप पकड़ के चलिए कि जो सल्फर का पेशेंट होता है वो फिलोसोफर होता है, इसकी खुद की ही कुछ अलग धारणाएं रहती है, राइट? वो खुद ही अपने इमेजिनरी दुनिया में रहता है, राइट? सो यहाँ पर उसकी थिंकिंग जो है वो डिफ़िकल्ट है। देन उसे डिल्यूजन होता है, राइट, विच इज़ वन ऑफ द मेंटल डिजीज, राइट? देन सेकेंड थिंग दैट बिजी ऑल द टाइम, चाइल्डिश पीविशनेस एंड इरिटेबल। सो वो हमेशा बिजी रहेगा किन चीज़ों में?
सो वो हमेशा अपने अंदर ही बिजी रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी काम के अंदर या फिर तो किसी के लिए कुछ काम करने के लिए बिजी रहेगा, नहीं, वो अपने ही काम में बिजी रहेगा। और एक तरीके की चाइल्डनेस होगी उसके अंदर, चाइल्ड पीविशनेस होगी उसके अंदर, राइट। देन वो इरिटेबल रहेगा, आप उसको कुछ भी बोलो तो वो इरिटेट जल्दी हो जाएगा, राइट। सेकेंड थिंग दैट पेशेंट वेयर्स पेपर क्राउन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बड़ा की नोट की सिम्टम है यहाँ पर, कि पेशेंट जो है वो खुद सोचेगा कि वो वही किंग है या फिर तो वही क्वीन है, राइट। सो पेशेंट वेयर्स अ पेपर क्राउन, मतलब कि पेशेंट को लगेगा कि वो खुद ही किंग है या फिर तो क्वीन है, वही बहुत बड़ा इंसान है इस दुनिया में, राइट। एंड थिंकिंग ही इज़ अ किंग, राइट। एंड सेंसेशन एज मूवमेंट इन द एब्डोमेन एज ऑफ अ चाइल्ड, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह लीजिए या फिर तो की सिम्टम कह लीजिए, वो है सल्फर के पेशेंट के लिए, कि उसे पर्टिकुलरली एब्डोमेन में भी हम देखेंगे कि एब्डोमेन के अंदर पेशेंट को लगेगा कि कोई जिंदा चीज़ घूम रही है, राइट। सो उसे हम कहते हैं चाइल्ड, राइट। सो सेंसेशन एज अ मूवमेंट इन द एब्डोमेन एज ऑफ अ चाइल्ड, मतलब कि चाइल्ड पेट में है और वो घूम रहा है, ऐसी सेंसेशन पेशेंट को रहेगी, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट कि हैप्पी ड्रीम्स वेक्स हिम अप एंड सिंगिंग एट अ नाइट, मतलब कि पेशेंट के यहाँ पर ये देख लीजिए कि पेशेंट के ड्रीम्स कैसे हैं। वैसे तो उसकी लाइफ जो है वो बहुत डिप्रेशन में जा रही होती है, लेकिन उसके ड्रीम्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं। और अगर उसको ऐसा हैप्पी ड्रीम आया है तो वो एकदम से उठ जाएगा और गाने लगेगा, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट डिसलाइक हैविंग एनी वन नियर हिम, मतलब कि उसे कोई उसके पास रहे, लाइक फिजिकली उसके पास खड़ा हो, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होगा। सेकेंड थिंग दैट इसका की सिम्टम है कि डलनेस एंड मिसप्लेस और कांट फाइंड अ प्रॉपर वर्ड व्हेन टॉकिंग और राइटिंग, मतलब कि अगर कोई बेबी है, सल्फर का बेबी है, तो उसे राइटिंग करने के लिए भी प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलेंगे, राइट। उसे कुछ बोलना होगा, वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, राइट। सो इस तरीके का जो बेबी है वो भी सल्फर का रहेगा। देन एल्डर के अंदर भी अगर किसी को कुछ लिखना है, सल्फर के पेशेंट को कुछ लिखना है, उसे बात करनी है, तो उसे प्रॉपर वर्ड नहीं मिलेंगे, राइट। सो इन शॉर्ट जो सल्फर का पेशेंट है वो कम्युनिकेशन में बहुत ख़राब होता है, राइट। उसे अपने अपने आप के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते, राइट। देन डलनेस रहती है, उसका जो माइंड है उसके अंदर उसे डलनेस रहती है, वो जल्दी से किसी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाता या फिर तो जल्दी से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, राइट। सो ये सारे हुए हमारे मेंटल सिम्टम या फिर तो मेंटल पिक्चर ऑफ अ सल्फर पेशेंट, राइट। नाउ सेकेंड थिंग के हेड के अंदर इन द सेंस कि ब्रेन के अंदर हमें क्या सेंसेशंस या फिर तो फीलिंग्स या फिर तो ऐसी कोई भी चीज़ है पर्टिकुलर हम सल्फर में देख सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट हीट ऑन द हेड कांस्टेंट। सो यहाँ पर ये देख लीजिए कि कांस्टेंट हीट है, राइट। सल्फर का जो पेशेंट होगा वो कहेगा कि मेरे हेड के अंदर मुझे कॉन्स्टेंटली हीट आ रही हो ऐसा लग रहा है, और पूरे हेड के अंदर, ना कि सिर्फ फ्रंटल पार्ट के अंदर, ना कि सिर्फ टेम्पोरल पार्ट के अंदर, लेकिन उसे पूरे हेड के अंदर कांस्टेंट हीट हो रही हो ऐसा फील होता है। सेकेंड थिंग द टेम्पल्स के अंदर क्या होता है, टेम्पल लूप्स या फिर तो टेम्पल बोन या फिर तो टेम्पल रीजन जो हमारा है हमारे ब्रेन का या फिर तो हमारे हेड का, वहाँ पर उसे हैवीनेस फील होगी, फुलनेस फील होगी एंड प्रेशर फील होगा, राइट। सो पूरे हेड के अंदर उसे कांस्टेंट हीट फील होगी एंड पर्टिकुलरली टेम्पल पार्ट के अंदर, टेम्पल रीजन के अंदर उसे हैवीनेस, फुलनेस एंड प्रेशर फील होगा, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट रिक्वायरिंग अ पीरियोडिकली, रीअकरिंग पीरियोडिकली, मतलब कि आगे भी हमने गाइडिंग सिम्टम्स के अंदर जब हमने फर्स्ट पार्ट इसका देखा था, वहाँ पर हमने गाइडिंग सिम्टम्स के अंदर बहुत अच्छे से देखा था कि इसका जो हेडेक होता है वो पीरियोडिक होता है, मतलब कि एक वीक के अंदर उसे एक बार हेडेक होगा ही होगा, राइट। और बार बार उसे इस तरीके से हेडेक होता रहेगा, राइट। एंड देन सेकेंड थिंग देन फॉलिंग ऑफ हेयर। सो पर्टिकुलरली आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि उसे उसके पूरे हेड के अंदर कांस्टेंट हीट फील हो रही है, सो उसके जो हेयर है वो निकल रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर फॉलिंग ऑफ हेयर वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट
थिंग है। नाउ सेकेंड थिंग दैट जीआईटी सिम्टम्स। सो जीआईटी सिम्टम्स में हम एक एक करके लाइक माउथ हमने देखा, देन हम स्टमक देखेंगे, देन हम एब्डोमेन देखेंगे, राइट। सो फर्स्ट हम देखेंगे माउथ। सो माउथ के अंदर भी लिप्स उसके कैसे होते हैं। सो लिप्स होते हैं ड्राई, ब्राइट रेड एंड बर्निंग, राइट। सो जो सल्फर है उसका जो लिप्स होते हैं वो ड्राई रहते हैं, राइट। सो अगर कोई चीज़ ड्राई है या फिर तो आपको भी पता होगा कि आपके लिप्स जो ड्राई रहते हैं तो उसके ऊपर से जो स्किन है वो निकलने लगती है, राइट। सो अगर स्किन निकलने लगेगी तो जो हमारे होठ है या फिर तो जो हमारे लिप्स है उसका कलर एकदम ब्राइट रेड दिखेगा, राइट। कभी कभी वहाँ पर से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। देन अगर वहाँ पर से जो स्किन है वो निकल गई है तो ऑफकोर्स हमें बर्निंग होगी, राइट। सो इस तरीके से आप इस पूरी चीज़ को समझ सकते हो। देन ऊपर से आपको हमने गाइडिंग सिम्टम्स में भी देखा था कि सल्फ़र और बर्निंग दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कि इन सल्फ़र के बिना बर्निंग नहीं है और बर्निंग के बिना सल्फ़र नहीं है, राइट। सो जो सल्फ़र है वहाँ पर उसके कोई भी सिम्टम के अंदर आप बर्निंग लिख कर आओगे एग्ज़ाम में भी तो वो आपकी चीज़ सही होने वाली है, राइट। नाउ सेकेंड थिंग कि माउथ। सो माउथ के अंदर बीटर टेस्ट इन मॉर्निंग। सो माउथ के अंदर पर्टिकुलरली जब पेशेंट उठेगा मॉर्निंग के अंदर वो सोकर उठेगा तो उसे बीटर टेस्ट फील होगा भले ही उसने कुछ खाया नहीं है, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट टीथ के अंदर क्या होगा, टीथ के अंदर उसे जर्क्स फील होंगे, राइट। इन शॉर्ट कि टीथ के अंदर उसे कैविटी हो जाएगी और उसकी वजह से उसे सेंसिटिविटी रहेगी, राइट। और उसकी वजह से उसे जर्क्स फील होंगे पर्टिकुलरली टीथ के पार्ट के अंदर या फिर टीथ के अंदर। देन सेकेंड थिंग गम्स जो है वो उसकी स्वेलिंग हो जाएंगे एंड थ्रॉबिंग पेन होगा उसके गम्स के अंदर, राइट। तो मैंने आपको आगे भी कहा कि जो टीथ है वहाँ पर कैविटी हो जाएगी और वहाँ पर सेंसिटिविटी फील होगी, राइट। सो उसकी वजह से गम जो है वो भी स्वेल हो जाएंगे और थ्रोबिंग पेन होगा, राइट। जो कि नर्वस पेन कॉमनली हमारे टीथ में होता है जब भी हमारी टीथ में कैविटी हो जाती है। नाउ सेकेंड थिंग दैट स्टमक। सो स्टमक के अंदर क्या है, पर्टिकुलरली ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टमक। ये भी चीज़ हमने आगे गाइडिंग सिम्टम में अच्छे से समझी थी कि स्टमक के अंदर स्टमक में जो पेशेंट है उसे पर्टिकुलरली अराउंड 11 AM या फिर तो 11 PM पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके पेट में उसके स्टमक में कुछ भी नहीं है और उसे उसी वक्त खाना चाहिए, उसे उसी वक्त लंच करना है, राइट। वो लंच के लिए वेट नहीं कर सकता ना। सेकेंड थिंग दैट इंक्रीज एपेटाइट, राइट। सो अगर ऑर्गन सेंसेशन रहेगा, अगर पेशेंट को ये लगेगा कि उसके स्टमक में कुछ भी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा खाएगा, राइट। सो वो पर्टिकुलरली यही चीज़ हो जाती है कि इंक्रीज इन एपेटाइट। सेकेंड थिंग दैट पुटरेट इरेक्टेशन, राइट। सो पुटरेट इरेक्टेशन इन द सेंस कि जो खट्टी खट्टी डकारें आती है वही, राइट। नाउ देन सेकेंड थिंग दैट फूड टेस्ट टू सॉल्टी, राइट। सो जो पेशेंट है उसे जो कोई भी फूड होगा वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी लगेगा, राइट। सो नाउ सेकेंड थिंग द डिज़ायर फॉर द स्वीट्स, राइट। एंड वेट ऑन द स्टमक लाइक प्रेशर। और पर्टिकुलरली यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि वेट ऑन द स्टमक लाइक स्टोन इन द स्टमक, राइट। सो इस तरीके का भी ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे सल्फर के लिए ना। सेकेंड थिंग दैट ग्रेट एसिडिटी। सो हमने यहाँ पर आगे देखा ना पुटरेट इरेक्टेशन। सो हमें खट्टी डकारें किस वजह से आती है, बिकॉज कि हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड का फॉर्मेशन होता है, राइट। जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्या होती है, जो हमारा इसोफेगस है वहाँ पर जो स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड बना है वो ज़्यादा एसिड हमारे इसोफेगस के अंदर रिगर्जिटेट होता है, राइट। जिसकी वजह से हमें इरेक्टेशंस होते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि देयर इज अ ग्रेट एसिडिटी, राइट। एंड देयर इज अ सोर इरेक्टेशन एंड अ बर्निंग, राइट। सो यहाँ पर भी बर्निंग आया। सो आप सल्फर है तो आप हर जगह पर बर्निंग देखोगे, लेकिन बर्निंग होने के जो हमारे कारण हैं वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पर बर्निंग होने का कारण है हमारी एसिडिटी या फिर जो इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन, राइट। सेकेंड थिंग दैट एब्डोमेन के अंदर हमने आगे भी देखा था मूवमेंट ऑफ अ समथिंग अलाइव, मतलब कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके एब्डोमेन के अंदर बच्चा है और वो घूम रहा है, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट देयर इज अ कॉन्स्टिपेशन। सो पर्टिकुलरली कॉन्स्टिपेशन सल्फर के पेशेंट का कैसा होता है, देन हम देखेंगे कि उसका डायरिया कैसा होता है, राइट। सो फर्स्ट इज द कॉजेशन। सो किस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। सो फर्स्ट थिंग विच इज अल्कोहलिज्म, मतलब कि जो हमारा पेशेंट है वो उसे बहुत
बुरी आदतें हैं अल्कोहल लेने की, बियर लेने की, देन सिगरेट लेने की, राइट। सो इस तरीके की आगे भी हमने एलिमेंट्स फ्रॉम में देखा था। सो जो उसका कॉन्स्टिपेशन का कॉजेशन रहता है वो है अल्कोहलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ स्किन इरप्शंस। सो यहाँ पर एक ये चीज़ है कि आप सल्फर के अंदर कहीं पर भी कोई भी कंप्लेन लिखो तो उसके कॉजेशन के अंदर अगर आपने सेपरेशन ऑफ स्किन इरप्शंस लिखा है तो वो चीज़ बिल्कुल सही है आपकी, राइट। सो इस तरीके से आपने आगे भी देखा होगा कि सल्फर जो है वो हमारा किंग ऑफ सोरा है, राइट। सो सोरा जो है वो पर्टिकुलरली हमारे स्किन के ऊपर वेसिकल्स क्रिएट करता है, राइट। सो ये भी चीज़ मैंने आगे आपको जो हमारा पहला पार्ट था उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाई है, राइट। सो वही चीज़ मैं अगर आपको यहाँ पर वापस से समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। सो इन शॉर्ट अगर आप सल्फर के अंदर कोई भी डिजीज़ या फिर तो कोई भी चीज़ लिख रहे हो तो उसके अंदर आप सेपरेशन ऑफ स्किन इरप्शंस लिखोगे कॉजेशन के अंदर तो वो चीज़ आपकी सही रहेगी, राइट। नाउ कैरेक्टर, सो पर्टिकुलरली यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है उसके अंदर स्टूल का कैरेक्टर कैसा रहता है। सो स्टूल इज़ अ वेरी मच हार्ड। फर्स्ट थिंग दैट कि हमारा स्टूल है वो हार्ड है। सेकेंड थिंग नॉटी है, मतलब कि जो स्टूल है उसकी नोट्स बनेगी, राइट। वो सीधा नहीं होगा लेकिन उसकी नोट्स बनेगी। सेकेंड थिंग ड्राई होगा, राइट, एंड लार्ज अमाउंट में निकलेगा, पेनफुल होगा एंड ऑफकोर्स वो बर्निंग क्रिएट करेगा हमारे पर्टिकुलर एनस के रीजन के अंदर। सेकेंड थिंग दैट डिफ़िकल्टी एंड पेनफुल डेफिकेशन, राइट। अगर यहाँ पर आपने देखा ड्राई है, जो हमारा स्टूल है वो ड्राई है, लार्ज है, नोटी है, हार्ड है, तो वो जब भी एनस के पास से गुजरेगा तो वो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसे हर्ट करेगा। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके साथ घिस कर निकलेगा जिसकी वजह से वो डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट को स्टूल पास करने में, देन पेनफुल रहेगा ये चीज़ है, राइट। नाउ पेशेंट इज अफ्रेड टू पास अ स्टूल एंड अटेम्प्ट टू पेन, राइट। सो पेशेंट को पेन हो रहा है उसकी वजह से पेशेंट जो है वो स्टूल पास करने नहीं जाएगा, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट कॉन्स्टिपेशन अल्टर्स डायरिया। सो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है कि पेशेंट इज़ अफ्रेड टू पास अ स्टूल ऑन अटेम्प्ट टू पेन। ये भी एक चीज़ बहुत कैरेक्टरिस्टिक है और इसे आप को याद रखना ही होगा, राइट, कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो पेशेंट है उसे स्टूल पास करने जाने के लिए वो डरता है। क्यों? बिकॉज कि उसे पेन होता है। पेन क्यों होता है? बिकॉज कि जो स्टूल है वो हार्ड, नोटी, ड्राई है, राइट। एंड बिकॉज ये ड्राई स्टूल है तो वो जब भी एनस के पास से गुजरेगा वो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को हर्ट करेगा, राइट, जिसकी वजह से जो डेफिकेशन है वो डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल रहेगा और उसकी वजह से वहाँ पर बर्निंग कॉज होगी, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट पाइल। सो पाइल कैसे होते हैं? जहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होता है वहाँ पर पाइल होना ऑब्वियस है। सेकेंड थिंग दैट पाइल इज़ वेरी पेनफुल एंड ब्लाइंड एंड ब्लीडिंग पाइल रहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए कि इसके जो पाइल है वो ब्लीडिंग पाइल है। सो ब्लड जो है वो ऑफकोर्स हमारा वेनस ब्लड होगा, राइट। सो वो डार्क कलर का होगा, राइट। ना सेकेंड थिंग दैट इचिंग रहेगा एंड बर्निंग इन द एंड्स, राइट, एंड रेड एंड अगर जो पेशेंट है वो उसको एनस के पार्ट में इचिंग रहती है, इचिंग आ रही है, तो वो आगे भी हमने देखा था कि पेशेंट को कहीं भी इचिंग हो रही हो तो वो उसको इच करेगा, वो उसे स्क्रैच करेगा और थोड़े टाइम के लिए स्क्रैच करने की वजह से पेशेंट को एमिलियोरेशन रहेगा, लेकिन उसके बाद उससे बर्निंग होगी। सो वो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि एनस के रीजन के अंदर पेशेंट को इचिंग होगी, पेशेंट इचिंग करेगा, स्क्रैचिंग करेगा, उसकी वजह से उसे थोड़े टाइम के लिए एमिलियोरेशन होगा लेकिन उसके बाद उसे बर्निंग होगी, राइट। ना पेशेंट वहाँ पर इचिंग करेगा, वहाँ पर स्क्रैचिंग करेगा तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो रेड हो जाएगा, राइट, वहाँ से स्किन निकलने लगेगी, देन वो जो पार्ट है वो सोर हो जाएगा, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट डायरिया। सो डायरिया उसके कॉज क्या रहेंगे? अगेन अल्कोहलिज्म एंड अ सेपरेशन ऑफ स्किन डिजीज, राइट। नाउ टाइम क्या रहेगा? सो यहाँ पर डायरिया का जो टाइम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, lack of power on a sphincter and eye.
राइट। सो पर्टिकुलरली यहाँ पर टाइम कौन सा है, विच इज़ अ अर्ली मॉर्निंग। एज सून एज जो हमारा पेशेंट है वो उठेगा मॉर्निंग में, जब वो उठेगा वो सिर्फ उठ ही रहा है, वो अभी तक बेड पर से उतरा नहीं है, लेकिन इन द सेंस कि जो पेशेंट है उसने आंखें खोली है और उसे ऐसा लगेगा कि उसके स्पिंचर एनआई के ऊपर उसका पावर नहीं है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता और उसे स्टूल पास करने जाना ही पड़ेगा, राइट। सो ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। सो इसका मतलब ये होता है। एंड देन लैक ऑफ पावर ऑफ स्पिंचर एनआई, तो पेशेंट को लगेगा कि उसके स्पिंचर एनआई के ऊपर उसका कोई भी पावर नहीं है, राइट। सेकेंड थिंग, कैरेक्टर क्या रहेगा स्टूल का। सो कैरेक्टर जो है वो ऑफकोर्स इनवॉलेंटरी रहेगा, क्यों, बिकॉज कि स्पिंचर एनआई के ऊपर उसका पावर नहीं है। देन पेनलेस रहेगा, राइट, वहाँ पर बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। देन दे कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड, राइट। सो यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड है और वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन में हमारे स्टूल का कैरेक्टर क्या था, विच इज़ हार्ड, नॉटी, ड्राई, लार्ज एंड पेनफुल, राइट। सो रिमेंबर हियर कि इन दोनों स्टूल के बीच का डिफरेंस क्या है। Second thing, that stool is a whitish in color, greenish in color, offensive and acrid, right. So offensive smell के अंदर offensive रहेगा, then acrid रहेगा, right. So which again causes the burning, right. And then whitish रहेगा and greenish रहेगा. Now second thing हम देखेंगे which is a respiratory system. So respiratory system में first हम देखेंगे निमोनिया, right. So निमोनिया होता है अगर किसी पेशेंट को, तब हम सल्फर को दे सकते हैं। सो पर्टिकुलरली उसका कॉज क्या रहेगा, सप्रेशन ऑफ अ स्किन डिजीज, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, डेथ स्टेज क्या रहेगा, निमोनिया के कौन से स्टेज में हम इसे दे सकते हैं, विच इज़ अ डीलेड रेजोल्यूशन। सो जो लास्ट स्टेज रहता है हमारा निमोनिया का, उसमें हम दे सकते हैं। सो लोकेशन क्या रहता है, सो पर्टिकुलरली अपर लेफ्ट लूब, मतलब कि लेफ्ट जो हमारा लंग है उसके ऊपर के लूब में, अपर लूब के अंदर अगर निमोनिया हुआ है तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, पर्टिकुलरली जो डिलेड रिजोल्यूशन वाला स्टेज है उसके अंदर, राइट। नाउ द सेंसेशन क्या रहता है निमोनिया के अंदर, सो चेस्ट इज़ हैवी एंड बर्निंग, चेस्ट हैवी फील होगा और चेस्ट के अंदर बर्निंग फील होगी, राइट। नाउ कैरेक्टर क्या रहेगा, कफ का कैरेक्टर, सो कफ इज लूज एंड मच रीटलिंग ऑफ द म्यूकस, राइट। सो पेशेंट जब कफ करेगा, जब खांसेगा, तो वहाँ पर म्यूकस भरा हो ऐसा लगेगा और उसे रीटलिंग साउंड आएगा, राइट। सेकेंड थिंग, दैट स्प्यूटा कैसा रहेगा उसका, राइट, एक्सपेक्टोरेशन उसका कैसा होगा। सो एक्सपेक्टोरेशन हमारा होगा ग्रीनिश इन द कलर एंड पुरुलेंट होगा, उसके अंदर पस प्रेजेंट होगा एंड स्वीटिश रहेगा, राइट। सो रिमेंबर ये कि यहाँ पर जो स्पूटा है वो स्वीटिश रहता है, राइट। सेकेंड थिंग, लाइक पेन, सो पेन इज अ स्टिचिंग, थ्रोबिंग, शूटिंग पेन थ्रो, डिज्निया रहेगा इन द मिडल ऑफ नाइट एंड बैक वेंट विंडोज ओपन, राइट। सो जो पेन है वो स्टिचिंग पेन रहेगा, पर्टिकुलरली इन द चेस्ट, राइट। सो स्टिचिंग, थ्रोबिंग या शूटिंग पेन रहता है। देन वहाँ पर डिज्निया होता है, मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहती है, राइट। सो जो पेशेंट है उस वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, कब, पर्टिकुलरली मिडल ऑफ द नाइट के अंदर, एंड उसे हमेशा जो विंडोज है वो ओपन चाहिए रहती है, राइट। नाउ हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सल्फर मेडिसिन में पूछी जाती है एग्जामिनेशन पर्पस के रिलेटेड, और क्लिनिकली भी सल्फर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्किन एलिमेंट्स के लिए। सो स्किन के अंदर हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि ये कब इंडिकेट होती है, या फिर तो कौन से ऐसे डिजीज़ होते हैं, या फिर तो कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हम सल्फर को दे सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज द स्किन इरप्शंस, सेकेंड थिंग वेसिकुलर, सो वेसिकल यहाँ पर क्यों है, बिकॉज कि जो सल्फर है वो किंग ऑफ सोरा है, और सोरा के अंदर भी फर्स्ट हमें वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड थिंग, प्लस्टर्स अगर हुए हैं, देन ट्रीटेड बाय द मेडिकेशन सोप, राइट। सो पर्टिकुलरली यहाँ पर ये चीज़ याद रखें स्किन के अंदर कि अगर स्किन की कोई भी डिजीज़ हुई है, कोई भी इरप्टेशंस हुए हैं, वेसिकल्स हुए हैं, प्लस्टर्स हुए हैं, उसे दूसरी कोई एलोपैथिक आयुर्वेदिक कोई भी मेडिकेशंस की वजह से उसे सप्रेस किया जाता है, तब उस स्किन की कंडीशंस के लिए हम सल्फर का यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, राइट। नाउ सप्रेशन ऑफ
सप्रेस्ड बाय ऑइंटमेंट, राइट। सो सोप से या फिर तो ऑइंटमेंट से वो जो सारे डिजीज़ है उन्हें सप्रेस किया जाता है, और वो वापस से अगर किसी चीज़ को हम सप्रेस करते हैं तो वो चीज़ वापस से होने ही वाली है, राइट। सो अगर वो वापस से होता है और पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सल्फ़र का यूज़ करेंगे। सेकेंड थिंग दैट लुक क्या होगा, जो स्किन है उसका लुक क्या होगा, ऑफकोर्स वो होगा डर्टी एंड फेंटी, राइट। सो आगे हमने जो हमारा फिजिकल मेकअप था उसके अंदर भी हमने देखा था कि जो सल्फर का पेशेंट होता है उसका लुक भी डर्टी एंड फेंटी रहता है, राइट, एंड एमिशिएटेड रहता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर हम स्किन की बात करें तो वो डर्टी एंड फेंटी रहती है। देन फिल्थी ओडर, सो इन द सेंस कि बहुत ऑफेंसिव ओडर आएगी स्किन में से, बिकॉज कि जो पेशेंट है उससे अपनी बॉडी को वॉश करना नहीं पसंद, राइट। सो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी स्किन के अंदर से या फिर तो उसके पास से ऑफेंसिव स्मेल आएगी। देन सेकेंड थिंग वेरी सेंसिटिव, राइट, जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगी। सेकेंड थिंग पेशेंट डजंट लाइक टू वॉश और बाथ, राइट, जिसकी वजह से गंदी ओडर आएगी उसके पास से। सेकेंड थिंग देन सेंसेशन क्या रहेगा, सो देयर इज इचिंग एंड वॉल्यूटियस इचिंग एंड स्क्रैचिंग, राइट। सो हमने आगे भी देखा कि पेशेंट जो है उसे बहुत ज़्यादा इचिंग आएगी और वो स्क्रैच करेगा, इचिंग करेगा, तो उसे थोड़े टाइम के लिए एम्बलियोरेशन होगा, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट फील्स गुड टू स्क्रैच बट स्क्रैचिंग फॉलोड बाय बर्निंग, राइट, एंड ड्रॉनेस एंड सॉरनेस ऑफ अ पार्ट, जो कि हमने आगे भी देखा था। सेकेंड थिंग दैट बेबी कैसा रहेगा सल्फर का, सो बेबी का लुक क्या रहेगा या फिर तो हम कहें उसका फिजिकल मेकअप क्या रहेगा। सो बेबी जो है वो सॉरिक होगा, एमिशिएटेड होगा, स्क्रोफ्यूलस होगा, डर्टी एंड फेंटी लुक होगा। सेम जैसा कि एडल्ट में हमने उसके फिजिकल मेकअप के अंदर देखा था, सेम चीज़ बेबी के अंदर भी हम देख सकते हैं। देन बेबी कांट लाइक टू बी वॉश और बाथ, राइट, सेम चीज़ है। देन सेंसेशन एज इचिंग, बर्निंग, सोरनेस, राइट। सो ये सारी सेंसेशन भी हमने आगे देखी। देन सेकेंड थिंग बेबी क्राइज बिफोर स्टूल, सो ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पर्टिकुलरली जो सल्फर है उसके बेबी के लिए, कि जो बेबी है वो स्टूल पास करेगा उससे पहले वो रोएगा, उससे पहले क्राई करेगा। क्यों? बिकॉज कि हमने आगे देखा कि जो बेबी है उसे एनस के पार्ट के अंदर इचिंग आएगी, वो इचिंग करेगा, राइट। सो वो उससे पहले किसी को बोलने तो वाला नहीं है कि मुझे इचिंग हो रही है, राइट। सो बेबी इचिंग करेगा और उसकी वजह से वहाँ पर बर्निंग होगी, और जब भी बेबी जो है वो स्टूल पास करने की कोशिश करेगा तो उसे एनस के पार्ट के अंदर बर्निंग फील होगी, राइट। उसकी वजह से वो रोएगा या फिर तो उसकी वजह से वो क्राई करेगा, राइट। सेकेंड थिंग दैट वॉर्म इन्फेक्शन, राइट। सो वॉर्म इन्फेक्शन के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो बेबी होता है वो एनस के पार्ट को स्क्रैच करता रहता है, उसे वहाँ पर इचिंग होती रहती है, राइट। सो ऑफकोर्स वहाँ पर वॉर्म इन्फेक्शन है तो उसे क्रेविंग होगा स्वीट्स के लिए एंड मॉर्निंग डायरिया, जो कि हमने आगे भी देखा था, राइट। ओके, नाउ अब हम लास्टली देखेंगे जनरल मोडालिटीज़, मतलब कि जनरली जो सारे उसके पर्टिकुलर गाइडिंग या जो सारे सिम्टम्स हैं उसके अंदर जनरली किस चीज़ से एग्रावेशन होता है और किस चीज़ से एमिलियोरेशन होता है, राइट। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पर है एग्रावेशन बाय द स्टैंडिंग एट रेस्ट। सो स्टैंडिंग के अंदर हमने आगे भी देखा था कि स्टैंडिंग इज़ अ वर्स्ट पोजिशन फॉर अ सल्फर पेशेंट, राइट। सो स्टैंडिंग के अंदर उसके सारे जो सिम्टम है उसका एग्रावेशन होगा। देन एट रेस्ट, देन वार्म ऑफ द बेड, वार्म ऑफ द बेड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन वॉशिंग, राइट, एंड बाथिंग एंड चेंजेबिलिटी ऑफ द वेदर। सो चेंजेबिलिटी ऑफ द वेदर की वजह से भी उसकी बहुत सारी डिजीजेज होती है और उसका एग्रावेशन भी होता है। सेकेंड थिंग दैट एमिलियोरेशन, सो एमिलियोरेशन किससे होगा, ड्राई वार्म वाटर की वजह से उसको एमिलियोरेशन होगा। देन लेइंग ऑन राइट साइड, राइट, उसे लेफ्ट साइड नहीं लेकिन राइट साइड सोने से एमिलियोरेशन होगा। देन इन ओपन एयर, राइट, हमने आगे भी देखा था कि उसे विंडोज़ हमेशा ओपन चाहिए रहती है। देन मोशन की वजह से उसे एमिलियोरेशन होगा। सेकेंड थिंग दैट रिलेशनशिप, मतलब कि सल्फर जो है उसकी दूसरी मेडिसिन के साथ रिलेशनशिप क्या रहती है। सो फर्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंटरी विथ एकोनाइन एलो नक्स वोमिका।
सो एकोनाइट क्यों क्यों हमने कॉम्प्लीमेंट्री बोला, बिकॉज कि आप देख सकते हो कि जो सल्फर का पेशेंट है वो भी एक डिप्रेस्ड पर्सन है, और एकोनाइट का जो पेशेंट है सेम चीज़ उसके अंदर होती है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सैड रहता है, राइट। सेकेंड थिंग, एलोई के अंदर हमने क्यों इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोला, बिकॉज कि एलोई का जो आप पाइल देखोगे या फिर तो उसके जो जीआईटी के सिम्टम्स देखोगे विच इज़ वी मोर लाइक देन नक्स ओमिका के लिए हमने क्यों इसे बोला, बिकॉज कि नक्स ओमिका का कॉन्स्टिपेशन और इसका कॉन्स्टिपेशन भी बहुत मिलता जुलता रहता है, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट फॉलोज वेल, मतलब कि ये कौन सी मेडिसिन के साथ हम दे सकते हैं या फिर तो कौन सी मेडिसिन के बाद हम दे सकते हैं, राइट। सो कलकेरिया का एंड सोराइनम के अंदर हम दे सकते हैं, सोराइनम के बाद हम दे सकते हैं। देन एंटीडोट बाय, किससे इसका एंटीडोट होगा, एकोनाइट से, कैम्फोर से एंड रस्टॉक से। देन एंटीडोटेड फॉर, ये किसके लिए एज अ एंटीडोट यूज होती है, चाइना, देन आयोडीन एंड मर्क्यूरी, राइट। नाउ सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि हम इसको कौन सी पोटेंसीज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो विच इज़ अ 3x 6x 12x 30 200 1K एंड 1M पोटेंसीज भी इसकी यूज़ होती हैं, राइट। सो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम लेकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम तक हम पोटेंसीज इसके यूज़ करते हैं। क्यों, बिकॉज कि ये एक्यूट डिजीज़ के लिए भी हम देते हैं, प्लस हम इसे क्रॉनिक डिजीज़ के लिए भी हम देते हैं, राइट। सो इसका डोज हम देखेंगे हम कि हम कितना देते हैं। 12C एट अ बिगेनिंग, मतलब कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसकी बिगेनिंग के अंदर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हम उसे 12C देंगे, देन हम उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, विच इज़ 200C तक हम उसे ले जा सकते हैं एंड हायर फॉर द क्रॉनिक वन, राइट। नाउ रिपीटेशन, ऑफकोर्स इसका रिपीटेशन तो हो ही सकता है, राइट। Okay, so this is all about सल्फर मेडिसिन। आई होप कि आपको इसके सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ आई हो। सो अगर आपने अभी तक भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर फर्स्ट वीडियो देखो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सल्फर का एक्शन कहाँ पर है, राइट, और क्यों मैंने ऐसी सारी चीज़ें बोली हैं स्पेसिफिकली। सो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखो, देन आप ये वाला वीडियो देखो, तो आपको पूरा जो सल्फर मेडिसिन है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। Okay, so hope you can understand it well and hope this video helps you in your studies. And also if you like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you like it, and if you want any video on a specific topic, you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account, link is in the description box. Thank you so much for watching.